सत श्रीकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। आपका शेंगन वीज़ा किसी भी कंट्री से रिजेक्ट हो गया तो क्या करना है? कहाँ अप्लाई करें? कितने टाइम बाद अप्लाई करें? और कौन-सी बेस्ट कंट्री है जहाँ पर रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा अप्लाई करें तो रिज़ल्ट अच्छे मिल जाते हैं? आज की वीडियो हम इसी पे समझेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। यदि आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं तो आपने कुछ रिसेंट हमारी वीडियोज़ भी देखी होंगी जहाँ पर हमने रिसेंट जो वीज़ा अप्रूव हुए हैं, जो पहले रिजेक्शन थे स्विट्ज़रलैंड से या बाकी अदर कंट्री से, उनको जर्मनी से वीज़ा मिला है। ये हमने रिसेंट अभी एक वीडियो नहीं अपलोड की, इससे पहले भी काफ़ी वीडियोज़ अपलोड की है जिनके जर्मनी से वीज़ा अप्रूव होके आए हैं रिजेक्शन के बाद। यानी किसी और कंट्री ने वीज़ा उनका रिजेक्ट किया, जर्मनी ने वीज़ा दिया। बट क्यों मिला उनको जर्मनी से? क्या चेंजेस की? क्या आप कर सकते हैं? तो इसी पर आज हम बात करेंगे। तो एंड तक आपने ये वीडियो देखनी है, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है शेंगन में और कौन से पॉइंट्स हैं जो वीज़ा ऑफिसर बार-बार सभी को दे रहा है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि मेरे को रिजेक्शन मिल गया, अब इसके अंदर वीज़ा ऑफिसर ने 2-3 पॉइंट दे दिए हैं, तो इसका क्या मतलब है? उसके अंदर मेन जो पॉइंट होते हैं, मैं आपको 2-3 पॉइंट बताता हूँ, मैक्सिमम केस में वही होंगे। पहला पॉइंट होता है कि आपकी इंटेंट जो है शेंगन में ट्रैवल करने का वो हमें जेन्युइन नहीं लग रहा। सेकंड, आपने जो ट्रैवल प्लान दिया है उसकी जस्टिफिकेशन हमें जेन्युइन नहीं लग रही या फिर वो जस्टिफिकेशन जो है रेलेवेंट नहीं है। थर्ड, आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उस पे हमें डाउट है। अब ये वाले जो पॉइंट आते हैं तो एप्लीकेंट को लगता है कि ये वाले पॉइंट है वाकई मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई आ, कुछ गलत तो नहीं था कि जो उनको मेरे डॉक्यूमेंट पे जो है बिलीव नहीं हुआ, या फिर मैंने जो ट्रैवल आइटनरी लगाई या कवर लेटर में पर्पस ऑफ ट्रैवल लिखा, क्या वो वाक़ई ही गलत था? तो इस पे मेरा एक ही रिप्लाई है कि वीज़ा ऑफ़िसर जब आपको रिजेक्ट करने जाता है, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है आपकी प्रोफ़ाइल के बारे में। तो डेफ़िनेटली वो जस्ट क्लिक कर रहा है आपके रिफ्यूज़ल लेटर में, मीन्स उसको रिफ्यूज़ल देना है आपको, उसने आपकी प्रोफ़ाइल देखी है, रिफ्यूज़ल देना है तो उसके पास ये कॉमन से रीज़न हैं जो उसने क्लिक कर दिए हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है वहाँ पे। यूके की तरह आपको पूरा एक्सप्लेन करके नहीं दे रहा। कोई आपको कुछ भी कहे, कोई कहेगा कि नहीं आपका कवर लेटर ठीक नहीं था, कोई कहेगा आपकी ट्रैवल आइटनरी ठीक नहीं थी, कोई कहेगा कि आपने ट्रैवल इंश्योरेंस सही नहीं लगाया होगा, कोई कुछ कहेगा। लेकिन रियलिटी ये है कि वीज़ा अफ़सर को आपकी प्रोफ़ाइल से ये लगा कि आप इंडिया वापस नहीं आओगे, इसलिए उसने रिजेक्ट देना था और उसने वो कॉमन से जो है रीज़न वो दे दिया। एक चीज़ याद रखो, यदि आपके डॉक्यूमेंट पर वीज़ा ऑफ़िसर को डाउट होगा और वो उस पे क्लिक करके वीज़ा रिफ्यूज़ आपको कर रहा है, तो उसको सिस्टम पे भी चढ़ाना है। यदि वीज़ा ऑफ़िसर आपको इसलिए रिजेक्ट कर रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट फ्रॉड थे, तो डेफ़िनेटली वो बिल्कुल साफ लिख के देगा कि आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो फ्रॉड हैं और साथ में सिस्टम के अंदर भी डाल देगा कि इस पर्सन ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट दिए हैं और उसके बाद कोई शेंगन कंट्री वीज़ा नहीं देगी। लेकिन हमने देखा है कि ये वाला पॉइंट क्लिक होने के बाद भी वीज़ा मिलते हैं कहीं और से। इसका मतलब है कि उसने रिजेक्शन जो सिस्टम के अंदर आपकी अपलोड की है, यानी जो रीज़न सिस्टम के अंदर उसने डाला है, वो नॉर्मल ही है, बट उसने वो छपे हुए पॉइंट है उन पे क्लिक कर दिया, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है स्विट्ज़रलैंड ने वीज़ा रिफ्यूज़ किया, उसने कहा कि हमें आपके डॉक्यूमेंट पर डाउट है, लेकिन जर्मनी ने वीज़ा दे दिया, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? यदि वो बंदे ने फ्रॉड किया है तो जर्मनी कैसे वीज़ा दे सकता है या कोई और कंट्री कैसे वीज़ा दे सकती है? यदि उसने डॉक्यूमेंट लीगल लगाए हैं तो वो फ्रॉड नहीं माने जाने चाहिए, उसको फ्रॉड पे क्लिक नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ये बात वीज़ा ऑफ़िसर को कौन कहे, वीज़ा ऑफ़िसर को कौन समझाए? तो मेन सी बात है कि वीज़ा ऑफ़िसर ने वहाँ पर पॉइंट देखे और वो पॉइंट पे क्लिक कर दिया और आपको वो दे दिया और आपको भी लगा कि शायद इसमें कोई फ्रॉड ना हो। बट जो लोग तो अवेयर होते हैं, जिनको पता होता है कि डॉक्यूमेंट में क्या-क्या हमने सबमिट किया है, वो डॉक्यूमेंट मेरे थे या एडिट किए हुए थे, तो उनको पता होता है, उनको सब क्लियर होता है कि नहीं मेरे डॉक्यूमेंट तो क्लियर थे, लेकिन वीज़ा ऑफ़िसर ने शायद डाउट किया। बट मैक्सिमम केस में क्या होता है कि काफ़ी लोगों ने अब जब अप्लाई किया होता है तो कहीं इस तरीके से अप्लाई किया होता है, उनको नहीं पता होता कि उनके डॉक्यूमेंट जो जा रहे हैं वो जेन्युइन भी हैं कि फ्रॉड भी हैं, क्योंकि लोग एडिट करके उनको उनके जो है डॉक्यूमेंट लगा देते हैं। उनको स्टेटमेंट दे देते हैं कह के कि ये स्टेटमेंट जो है ओरिजिनल है, बट उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो इस तरीके उनको डाउट रहता है, उनका डाउट रहना भी जेन्युइन है। बट जो अवेयर हैं, जो खुद अपने डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, जो बैंक से स्टेटमेंट खुद अपनी निकाल के लाए हैं, उनको पता है मेरे अकाउंट में इतने हैं, मैंने इतनी स्टेटमेंट दी है, उसमें तो फ्रॉड का सवाल ही नहीं है ना। मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। तो जो ये रीज़न आते हैं, इससे आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा ऑफ़िसर ने आपको ये रीज़न दी है, डोंट वरी।
आप जस्ट रीअप्लाई करने के लिए जाएँ। अब जब आप रीअप्लाई करने जाते हैं तो फिर आपको एक सही कॉन्सुलेट चूज़ करनी होगी। सही मतलब जहाँ पर इतना प्रेशर नहीं होता। मीन्स जिन कंट्रीज़ को वीज़ा देने में हेजिटेशन नहीं होती है, जो ये नहीं सोचती कि बाकी जो शेंगन कंट्रीज़ है वो क्या कहेंगे। अब काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो नई-नई शेंगन के अंदर आई हैं, जैसे बुल्गारिया, रोमानिया है, क्रोएशिया है या फिर कुछ ऐसी कंट्री है जो इकोनॉमिकली वीक है शेंगन के अंदर, लाइक इस्टोनिया है। ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं, तो वो क्या है, जब वीज़ा देने जाते हैं शेंगन का किसी को, तो वो बहुत बार सोचते हैं कि नहीं इसको हम वीज़ा देंगे, पता नहीं ये रही यहाँ रुकेगा, किसी और कंट्री में कोई प्रॉब्लम ना करे। कल को कोई और कंट्री हमें ये ना बोले कि आप ज़्यादा वीज़ा इश्यू करते हो, आपकी वजह से हमारी इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स हो रही है। तो वो लोग थोड़ा हेजिटेशन में वीज़ा देते हैं। लेकिन जब बात जर्मनी की आती है, जब बात नीदरलैंड की आती है, जब बात फ्रांस की आती है, तो ये लोग इतना नहीं सोचते। तो ये वीज़ा अपने अकॉर्डिंग प्रोफाइल में देते हैं। लेकिन जर्मनी इन पे सबसे ऊपर हमने इसीलिए देखा है कि जर्मनी में रिफ्यूज़ल केस कर दो, बट उस केस के अंदर कुछ इलीगल पहले नहीं हुआ होना चाहिए। मतलब रिफ्यूज़ल थी पहले, जेन्युइन रिफ्यूज़ल थी। जेन्युइन मतलब कि वैसे ही वीज़ा अफ़सर ने रिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन उसने कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, फिर जर्मनी सबसे बेस्ट है। ये प्रीवियस 1 ईयर से हमारा एक्सपीरियंस चल रहा है कि रिफ्यूज़ल केसेस को हम जर्मनी में अप्लाई कर रहे हैं और हमें अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। अब कई लोग कहेंगे कि नहीं, मुझे तो अच्छा रिज़ल्ट स्पेन में भी मिला है, मुझे स्विट्ज़रलैंड में मिला है, मुझे नीदरलैंड में मिला है। डेफ़िनेटली वो भी सच्चे हैं कि क्योंकि जिसका जहाँ पे एक्सपीरियंस होगा वो उसके अकॉर्डिंग कहेगा। हमारा अपना जो एक्सपीरियंस है वो जर्मनी के साथ बहुत बेस्ट है रिफ्यूज़ल केसेस के मामले। वैसे जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करने आता है तो उसको हम नीदरलैंड में भी कहते हैं अप्लाई करने के लिए, स्विट्ज़रलैंड में भी कहते हैं या बाकी अदर कंट्रीज़ में भी कहते हैं अप्लाई करो, तो वीज़ा वहाँ से भी आते हैं, रिफ्यूज़ भी होते हैं, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन रिफ्यूज़ल केसेस के मामले में जर्मनी में हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन जर्मनी में हम सिर्फ़ उनको ही रिकमेंड करते हैं जिनकी प्रोफ़ाइल एलिजिबल होती है जर्मनी के अकॉर्डिंग। मीन्स जर्मनी को क्या चाहिए, आपकी इंटेंशन के साथ साथ आपके इंडिया वापस जाने के स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए, आपके फंड्स चाहिए, आपके इनकम प्रूफ चाहिए, आपने जो ट्रैवल पर्पस दिया है यानी आपने जो ट्रैवल प्लान दिया है वो एक जेन्युइन लगना चाहिए। वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिंपल आपने गूगल या चैट जीपीटी से सर्च किया और उसको कॉपी पेस्ट करके वीज़ा ऑफिसर को दे दिया। वीज़ा ऑफिसर को पता है एआई आजकल सब कुछ जनरेट करके दे रहा है, तो मतलब वो इस चीज़ को जेन्युइन नहीं मांगते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकली उस तरीके से पॉसिबल नहीं होती है। फिर आपकी जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है वो जर्मनी के अकॉर्डिंग गई हो। हमारी वेबसाइट bluebird.nest.com पर जाएँगे आप, आपको फ्री में चेकलिस्ट मिल जाती है। इससे बेटर और क्या है कि आपको पता चल रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट कौन से सबमिट करने हैं। आपको फ्री में चेकलिस्ट मिल गई, चेकलिस्ट डाउनलोड करें, उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अरेंज करके अपने एप्लीकेशन सबमिट करें। ट्रैवल प्लान प्रैक्टिकल बनाएँ, कवर लेटर में पर्पस ऑफ ट्रैवल ठीक लिखें। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मैं बार-बार कहता हूँ कि ट्रैवल पर्पस जो कवर लेटर में लिख रहे हो वो वाक़ई बहुत बढ़िया होना चाहिए। लेकिन यदि आपकी प्रोफ़ाइल वीक है बट आपने कवर लेटर बहुत ज़बरदस्त भी लिख दिया तो भी वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि वीज़ा आपकी प्रोफ़ाइल को मिलता है। लेकिन कवर लेटर क्या करता है? कवर लेटर का काम है कि आपकी जो अच्छी प्रोफ़ाइल है उसको सही तरीके से वीज़ा अफ़सर को एक्सप्लेन कर देना है, दैट्स इट। इसके ऊपर कवर लेटर का कोई काम नहीं है। मैं यदि आपको ये कहूँ कि आपका कवर लेटर बहुत बढ़िया होगा और भी जो बाकी प्रोफ़ाइल है वो अच्छी नहीं भी होगी तो वीज़ा मिल जाएगा, बिल्कुल झूठ होगा, ये झूठ है। वीज़ा मिलेगा आपकी प्रोफ़ाइल को, लेकिन कवर लेटर आपकी हेल्प करेगा। ट्रैवल प्लान जेन्युइन इसलिए चाहिए क्योंकि शेंगन के कुछ रूल्स हैं वो आपको फ़ॉलो करने होते हैं। आप जिस कॉन्सुलेट में वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, जिस कंट्री में आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, वहाँ पर आपका नंबर ऑफ डेज़ कितने स्टे हो रहा है। बाकी अदर शेंगन ज़ोन में आप कंट्रीज़ में जा रहे हैं, वहाँ कितने दिन आप रुक रहे हो, तो ये शेंगन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको फ़ॉलो करना है। ट्रैवल इंश्योरेंस लगा रहे हो, ट्रैवल इंश्योरेंस क्या शेंगन में वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, वो आपको देखना है। तो ये एक बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको देखनी होती हैं, वो रिक्वायर्ड हैं, वो आपको करनी होगी। लेकिन एट द एंड मैं फिर वही कहूँगा, प्रोफाइल आपकी, आपका रिफ्यूज़ल किसी भी शेंगन कंट्री से है और यदि आपकी प्रोफाइल अच्छी थी बट वीज़ा अफसर ने आपको वीज़ा नहीं दिया, फिर जर्मनी में अप्लाई ज़रूर करें। लेकिन आपकी प्रोफाइल ही वीक थी, आपको वीज़ा नहीं मिला है, फिर जर्मनी में अप्लाई करने ना जाएँ, फिर अपनी प्रोफाइल पे काम पहले करें, अपनी प्रोफाइल को और स्ट्रॉन्ग करें, फिर जाके अप्लाई करें। प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना क्या कहेंगे? आपकी इनकम यदि सोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो अदर सोर्स ऑफ इनकम भी साथ में ऐड ऑन करने की कोशिश करें। फ्रीलांसर कोई काम दिखा दे, रेंटल इनकम दिखा दे, कुछ भी ऐड ऑन करने की कोशिश करें। फंड्स आपके वीक थे, फंड्स आप और स्ट्रॉन्ग करें और फंड्स अपना डिपॉजिट करें, फिर आपकी प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग लगेगी। तो इस तरीके से अपनी प्रोफाइल को और स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस करें। जब आप इन चीज़ों पे फोकस करके एप्लीकेशन करेंगे फिर डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम की होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। यदि वाक़ई आपको कुछ सीखने को मिला है और इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।